नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली नगर निगम और गुजरात में चुनाव के साथ साथ कई जगह जो है उपचुनाव भी हुए। इन सब चीजों पर गहरी नजर रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान साहब से हम जानना चाहेंगे कि वे एक राजनेता होने के नाते इन सब घटनाओं पर किस तरह की टिप्पणी देना चाहते हैं, ताकि देश के नागरिक और मतदाता आगे की स्थिति में भविष्य में होने वाले चुनावों में जागरूकता का परिचय देके सही और सच्चे लोगों को विधानसभाओं और लोकसभाओं में भेजने का काम करे। तो आइए मिलते हैं अतुल कुमार अंजान साहब से। नमस्कार अंजान साहब। सिराज भाई आदाब। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि इतने जद्दोजहद के बाद जो है गुजरात, हिमाचल और दिल्ली नगर निगम और उपचुनाव हुए, इसमें इतनी उठापटक रही, सब लोग सक्रिय भी रहे, लेकिन रिजल्ट जो है उतने आशातीत नहीं हुए। विपक्ष की नजर से अगर देखा जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? सिराज साहब, इस चुनाव को कई दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, कई नजरिए से देखने की जरूरत है। जी। नजरिया नंबर 1, जी। एक आजाद हिंदुस्तान में इतनी मेहनत मशक्कत करके सूबा और चुनाव में जी और बाई इलेक्शन में जी किसी भी सरकार ने और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी इस बार के प्रधानमंत्री ने की। जी 50 किलोमीटर की रोड शो, चुनाव के दिन भी जो है रोड शो गुजरात में, जी चुनाव में वोट डालने के बाद जाते वक्त भी रोड शो, और वोट डालने के बाद उंगली में निशान लगाकर उसको भी रोड शो अहमदाबाद की सड़कों पर। ये क्या था? कहाँ था चुनाव आयोग? जी सो रहे थे लोग। ये लोगों ने बड़े अंदाज से देखा, बड़े खूबसूरती के साथ देखा। एक प्रधानमंत्री होकर के आप चुनाव जीतने के लिए सारे संसदीय मान मर्यादाओं और चुनाव आयोग की सारे कानूनों की धज्जियां कैसे उड़ती हैं, ये देख लिया। जीत लिया आपने, रिकॉर्ड बना लिया, बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड इसलिए बन गया कि सिराज साहब, आपने भी बड़ी मेहनत की थी तमाम शक्तियों को इकट्ठा करने की। जी लेकिन इस देश के अंदर विपक्षी पार्टियों की भी अपनी बड़ी भारी मगरूरियत है। जी बहुत अहंकारी है। इन लोगों ने कोई काम तो किया नहीं, बल्कि गुजरात में एक तरीके से कहा जाए कि वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने। जी वॉकओवर दे दिया, खेलने के मैदान में जुटे ही नहीं। जी और कुछ ऐसे तत्व आ गए जो बीजेपी की बी टीम बनकर के काम कर रहे थे। एक नए कुछ बी टीम के लोग आ गए। जी हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। राष्ट्रीय पार्टी बन के क्या कर लेंगे आप? जी क्या कर लेंगे? जी राष्ट्रीय पार्टी बनके ये करेंगे कि एक सूबे में शराबबंदी करेंगे, दूसरे सूबे में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री। जी कहाँ गया लोकपाल? जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहाँ गया? जी मंत्रीगण जेल में बंद है। जी तो प्रदेश की जनता को समझने की जरूरत है कि बड़ी बड़ी बात करके क्या मिलने वाला है। महंगाई घटी नहीं, बेकारी बढ़ी घटी नहीं, रुपया गिरता चला जा रहा है। गरीबों की संख्या यूनाइटेड नेशन के अनुसार दुनिया भर में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हो गई। जी सर, पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई। सर एक सवाल, नौ नियुक्त मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने बहुत चिंता व्यक्त की है कि चुनाव आयोग जो है मजबूत होना चाहिए, किसी पार्टी या सत्ताधारी का गुलाम की हैसियत से या उसका प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य नहीं करना चाहिए, और इस तरह से दुरुपयोग भी किया गया मोदी जी और भाजपा द्वारा। तो इस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही निशानदेही की है, तनकीद किया है। जी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बताया है देश की जनता को भी और सरकारों को भी जी कि निष्पक्षता ही, चुनाव आयोग की निष्पक्षता ही जी संसदीय लोकतंत्र को आगे ले जाने की गारंटी है। बिल्कुल। और अगर निष्पक्षता के नाम पर चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाएं अगर पक्षधरता की काम करेंगी तो कैसे काम होगा? जी अब तो ये कोशिश हो रही है। आप इस पर गौर करिए सिरा साहब जी कि इंदिरा गांधी ने जस्टिस ए.एन. रे को लाइन से हटाकर चीफ जस्टिस बना दिया था, नीचे से ऊपर कर दिया था। जी कितना बड़ा हंगामा हुआ था। जी
यही जो लोग आज सरकार में है कह रहे थे कॉलेजियम बनना चाहिए, कॉलेजियम बनना चाहिए, कॉलेजियम बनना चाहिए। जी। और आज जब कॉलेजियम बन गया है तो कॉलेजियम की कोई भी सिफारिशों को ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। जी। 7 सुप्रीम कोर्ट की जगह खाली है, बैठे हुए हैं, नहीं संस्तुति दे रहे हैं। एक महान व्यक्ति जो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, रिंगजू, क्या नाम है, किरेन रिजिजू। हाँ, रिजिजू साहब जी, वो ऐसे ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं कि सरकार को अधिकार होना चाहिए। जी। लगभग 200 से ऊपर हाई कोर्ट के जजों के लिए कॉलेजियम ने अपनी प्रस्तावना दी है, उसको भी दबा करके बैठे हुए हैं। जी। इस 7 जजों के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ के जमाने में 9-10 और जगह आएंगी, खाली होंगी। जी। अगर सरकार कॉलेजियम के फैसलों को नहीं मानेगी और अपना ही जस्टिस बनाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान में यह संभव नहीं है। जी। जनरल जस्टिस चौधरी वापस आए थे ना जी। लेकिन हिंदुस्तान में कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इमरजेंसी के बड़े खिलाफ थे, जस्टिस रे के अपॉइंटमेंट के बड़े खिलाफ थे, वो आज पूरे कॉलेजियम को खत्म कर देना चाहते हैं। सर एक चीज बताइए कि और आज मैं पूछना चाहता हूं जी, ये उप सभापति जो राज्यसभा के हैं धनखड़ साहब जी, ये किस मिट्टी के आदमी हैं? जी, ये क्या बोलते हैं? इनको किसने अधिकार दिया है जी, कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करें? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि संविधान के अंदर, संविधान की रोशनी में जी, अगर विधायिका भी गलत फैसले ले तो उसको उलट दे। जी, धनखड़ फनखड़ क्या चीज है? जी, धनखड़ को मैं कह रहा हूं अगर मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना हो तो कर लेना जी। है। सर एक जिंदगी भर प्यादागिरी कर करके आप जो है इस तरह के फैसले बता रहे हैं हमको। सुप्रीम कोर्ट के अंदर के ऊपर आप जो है लांछन लगा रहे हैं राज्यसभा के सभापति के पीठ पर बैठ करके। ये शोभा देता है? किसका पद गिरा रहे हैं आप? अगर आप सुप्रीम कोर्ट का पद गिराएंगे तो आपके पद को भी कुछ लोग गिराते चले जाएंगे, मेरे दिन और रात बुलाएंगे। क्या सजा दे देंगे आप हमको? क्या सजा देंगे? आप अपना महत्व, अपनी साख खत्म करेंगे। उपराष्ट्रपति की साख नहीं खत्म कर रहे हैं, आप राज्यसभा के सभापति की साख खत्म कर रहे हैं। इसलिए चेयर को, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी मर्यादाओं को समझने की जरूरत है। जी, मैं ये समझ रहा हूं कि इस चुनाव में जो हार हुई है, जी, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, हेलो जी, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, जी, मैनपुरी में बैठा हुआ था। जी, क्या हुआ? 2,88,000 वोट से हार गए। जी, योगी जी देश से माफी मांगिए, केंद्रीय मंत्रियों माफी मांगो, प्रधानमंत्री माफी मांगो। जी, 28 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी हिमाचल के 68 में से 28 सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। जी, क्या परिणाम आया? जी, क्या अंतर मिला आपको? आपने सब बड़े बड़े योजनाओं के फैसले कर दिए, ऐलान कर रहे थे, क्या मिला? 1 रैंक 1 पेंशन की बात जो भारत के सैनिकों के लिए, तो उसमें छूट बोला। इसलिए आपके ऊपर एक झन्नाटेदार, आपकी सरकार के ऊपर जी, थप्पड़ मारा है हिमाचल के फौजियों ने, जी, झूठ बोलने के लिए। इसलिए आपको पराजित कर दिया। उसको साइने में मत छुपाइए कि एक बार कांग्रेस आती, एक बार बीजेपी आती। इतने बड़े प्रचार पर कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जी, हिमाचल में प्रचार करने नहीं गया। जी, इतने बड़े फैसले में गुजरात में प्रचार नहीं करने गया। ये जीत लिया तो क्या जीत लिया भाई? जी, दांव लगा दिया पूरा का पूरा। क्या हाल है? जाति, धर्म, रुपया, पैसा, झूठे आश्वासन, झूठ की तकरीर प्रधानमंत्री ने करके जीत लिया। और इसलिए भी जीत लिया कि विपक्ष ने, मैंने कहा ना कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए वॉकओवर का स्थिति दे दी। सर ये विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे AIIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो है अरविंद केजरीवाल हो, इन लोगों ने जो हरकत वहां की है गुजरात में खास तौर से देखा जाए, और कांग्रेस जो है ढीली पड़ी रही और समान विचारधारा के लोग एकजुट नहीं हुए। अगर यही हालात रहे तो 2024 में बीजेपी से कैसे निपटेगा? मैं तो भाई आप पार्टी को
ओवैसी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। गुजरात में उन्होंने जिस तरह की अपना काम किया है, वाह। मुझसे लिख कर ले लीजिए जी कि आप पार्टी जीत रही है। केजरीवाल जी, आप तो ये कह रहे थे ना? जी हाँ, आप तो ये कहे थे, हाँ, वो तो सरकार बना रहे थे पूर्ण बहुमत सरकार लिख कर दे रहे थे कि सरकार बन गई हमारी। जी 5 सीट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगी। जी जी मिली या नहीं मिली ये नहीं जानता, लेकिन आपको 5 सीट मिल गई। जी अब दिल्ली में कह रहे हैं हम चौथी पार्टी हो गए हैं, राष्ट्रीय पार्टी। क्या कर लिया राष्ट्रीय पार्टी बनके? आपके मंत्री तो सब जेल में पड़े हुए हैं। जी ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक समझ में जरूरत इस बात की है कि विपक्षी पार्टियों की एकता के लिए मैं समझता हूं कि अब केजरीवाल एक सबसे बड़े बाधक होंगे। जी है ना? बहुत अथाह पैसा है, जी अथाह पैसा है, बाधक होंगे। लेकिन मैं तमाम विपक्ष की पार्टियों से और कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, जी अहंकार और गुरूर छोड़िए। आज आप भी देश की सबसे बड़ी पार्टी होंगे। कल चुनाव होगा 224 में, जी तो 100 सीट आए, 150 सीट आए, 80 सीट आए, आप ही सबसे बड़ी पार्टी होंगे लोकसभा में। जी आपकी जिम्मेदारी है कि संपूर्ण विपक्ष को नीतिगत आधार के ऊपर संगठित करें। 2-4 सीटें आगे पीछे दे करके ये कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल। पैदल चलने से ही काम नहीं चलेगा। जी मन और पैर को दोनों को साथ मिलाना पड़ेगा। जी मन कहीं और पैर कहीं और। जी तो इसका फायदा सांप्रदायिक संकीर्ण शक्तियों को मिलेगा, झूठ बोलने वालों को मिलेगा। सर एक सवाल। अरे एक बात अब और सुन लीजिए जी। अब चुनाव क्या है? अब प्रधानमंत्री जी एक पूरे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, पेट्रोल पंप पर लगा रहे हैं कि G20 की अध्यक्षता मिल गई। मानो स्वर्ग का द्वार खुल गया भारत के लिए। जी स्वर्ग का द्वार खुल गया। अरे G20 देख लो ना भाई, यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है? भयंकर गरीबी में है देश, जी महंगाई है, बेकारी है, जी रुपया लुढ़क गया। ये G20 है, जी इस पर गौर करो। G20 का नारा और गाना मत बजाओ। जी देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करो। शक्तिधर दास ने, गवर्नर ने कहा कि हालात बहुत खराब हैं, जी हम कोशिश करते हैं विकास की दर ठीक हो जाए। जी तो इसलिए G20 का नारा लगा करके, अभी कल तक था झूठ बोल रहे थे, मोदी जी ने कोरोना का इंजेक्शन मुफ्त दिया। अरे तुमने थोड़ा ही दिया था भाई, जी वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर था। जी। आपने तो दाम लगा दिए थे सबके, जी 800, 1200, 1400 अस्पतालों में जी कोरोना के इंजेक्शन के। सही बात है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्री किया था, जी आपने थोड़ी किया था। आपने 5 किलो गेहूं थोड़ी दिया है। जी वो तो मनमोहन सिंह की सरकार में कानून बना था, जी हा? सही बात है। उसके तहत बट रहा था। जी राइट टू एजुकेशन किसने दिया? कम्युनिस्टों के सहयोग से। जी जी तब लड़ गए कम्युनिस्ट, तब वो मजबूर होकर के मनमोहन सिंह को पार्लियामेंट में पास कराना पड़ा। सही बात है। राइट टू इंफॉर्मेशन किसने दिया? कम्युनिस्टों ने मजबूर किया। सही। और आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आरटीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आपकी सरकार का सारा करतूतें सामने आ रही हैं, जी और आपके आरटीआई को अब दबाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी जवाब नहीं देते। जी मैं फिर इस बार, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव को, डिम्पल यादव को, जी कि जीत हुई। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जी जयंत चौधरी को और मदन भैया की खतौली में उन्होंने हरा दिया, वहां जहां से प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, और बड़े शान शौकत से आरएसएस के सैनी साहब उसी कंस्टिट्यूंसी के हैं जो भाजपा के संगठन मंत्री बनाए गए। जी उनको हराया। ये बड़ी भारी हार है खतौली में, जी ये बड़ी भारी जीत है ऐतिहासिक मैनपुरी में। जी और ये हार रामपुर की दिखलाती है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सका। जी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। गलियों में पुलिसों को भेज करके 32% का वोट पड़ रहा है, 68% वोट नहीं दे रहे, वो भी शहरी इलाके में। चुनाव आयोग देखिए क्या रह जाएगी आवश्यकता, जी और क्या रह जाएगी ग्राह्यता, क्या रह जाएगी चुनावों की महत्वता, अगर इसी तरह का परसेंटेज वोट होता है रामपुर जैसा। जी पुलिस प्रशासन के दौर पर लोगों को वोट देने का अधिकार आप नहीं दोगे। ठीक है, आपको आजम खां से बैर था, ठीक है, आजम खां को भी सुधरना पड़ेगा। जी
आजम खां को भी सुधरना पड़ेगा, लेकिन आजम खां को सुधारने के नाम पर लोकतांत्रिक मान्यताओं और चुनाव की प्रक्रिया को ही खत्म कर देना, ये चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है, संसदीय लोकतंत्र के सामने चुनौती है। लोकतंत्र की सब बात कर रहे हैं, 32% वोट पड़ा है, कोई चिंता करेगा इसकी? बिल्कुल सही कह रहे हैं इसकी चिंता करेंगे आप? बहुत सी चीजों को देखने की जरूरत है। फिर कभी बात होगी जी साहिल साहब जी, और किसी वक्त बात होगी, लेकिन अब एक ही बात, इन गुजरात से हिमाचल ने एक नया रास्ता दिखाया। कांग्रेस के लोगों, ये झगड़ा जो मुख्यमंत्री का है बंद करो जी। एक साथ मिलकर के कांग्रेस की सरकार। और मीडिया ने क्या किया, 3 दिन से रिजल्ट आ रहे थे, हिमाचल का जिक्र तक नहीं किया किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। सही कह रहे हैं आप। उस पर बहस नहीं की, खाली मीडिया को हिमाचल के रिजल्ट को साइड में दिखा रहे हैं और बीजेपी के दफ्तर में गाना हो रहा है, बजाना हो रहा है। गुजरात की जीत नहीं हो गई है, मालूम पड़ा विश्व गुरु हो गए। विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु हो गए। जी, विष फैला दिया पूरा जगह। जी, ये क्या है? एक तरफा इस देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का खेल संसदीय लोकतंत्र के लिए भी एक चुनौती है। आज नहीं तो कल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित करना पड़ेगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को कि प्रेस काउंसिल के जो अपने नियम कानून बनाए भारत की प्रेस के लिए और मीडिया के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए और प्रिंट मीडिया के लिए, उसे लागू करना पड़ेगा। तभी लोकतंत्र की मजबूती होगी, तभी लोकतंत्र चरितार्थ होगा, तभी लोकतंत्र को मजबूत रास्ते पर ले, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। लोकतांत्रिक मान्यताओं को माने बगैर आप इस देश में लोकतंत्र को नहीं चला सकते। सर आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरह की रणनीति कांग्रेस खास तौर से बनाए कि विपक्षी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा सके, इस पे प्रकाश डाल दीजिए। आखिरी सवाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने सिद्धांतों को सेंटर टू लेफ्ट ले जाना पड़ेगा जी। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर वापस लौटना पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए करना पड़ेगा, बैंकों को बचाना पड़ेगा, बीएचईएल को बचाना पड़ेगा, रेल को बचाना पड़ेगा, भेल को बचाना पड़ेगा, गेल को बचाना पड़ेगा, भारत के इदारों को बढ़ाना पड़ेगा, एम्स को बचाना पड़ेगा, सरकारी अस्पतालों को बचाना पड़ेगा, शिक्षण संस्थाओं को बचाना पड़ेगा जिसे निजीकरण किया जा रहा है। और इसके लिए हम ख्याल पार्टियों से बातचीत करनी पड़ेगी। मतभेद भी होंगे तो उनको मतभेदों को दूर करने के लिए अभी से प्रयास करना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इसकी पहल करनी चाहिए, सीपीआई सीपीएम के नेताओं को भी पहल करनी चाहिए, नीतीश कुमार को भी पहल करनी चाहिए, हेमंत सोरेन को भी पहल करनी चाहिए, ममता बनर्जी को भी पहल करनी चाहिए और अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को भी पहल करनी चाहिए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी पहल करनी चाहिए, चंद्रशेखर राव को भी पहल करनी चाहिए, स्टालिन को भी पहल करनी चाहिए और सब मिलकर के एक साथ। सीटों का सवाल नहीं है, मुल्क की अस्मत बचाने का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है, चुनाव आयोग को और तमाम सहकारी संस्था और स्वायत्त संस्थाओं को उसकी स्वायत्तता बचाए रखने का सवाल है। इन सब के लिए सबको अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि निजी स्वार्थों के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे ये जो चंद्रगुप्त लेकर के ये चाणक्य टहल रहे हैं, इन चाणक्यों को अपने अपने चंद्रगुप्त को किनारे रखना चाहिए। सारे चाणक्य एक होकर के इस देश को बचाने के लिए संयुक्त पहल करें। यही 2024 में अगर कर देंगे तो जालिम मताताई